हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समास। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और काफी सारे बच्चों के इस विषय को लेकर बहुत डाउट रहते हैं कि बार बार पढ़ने पर भी हम समास नहीं पहचान पाते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आते हैं जो मुझे लगता है कि काम की नहीं होती हैं। तो ट्रिक्स को छोड़िए, टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स को समझिए ताकि आप कभी भी समास को ना भूलें। हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समास को पढ़ेंगे और इसके भेद उदाहरण सहित समझेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं और कैसे उन्हें पहचानना है। तो पहचानने की क्या ट्रिक्स रहेंगी, किस तरह से आपने इसको पढ़ना है, उस ट्रिक्स को नहीं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि आपको समझ आए कि एक समास जो है 4 तरह से 5 तरह से कैसे एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे आपको उसको आंसर करना है। सो गाइस, टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा समास। देखिए, जब भी बात आती है इस पर, तो समास का जो शब्द है वो छोटा करना, संक्षिप्त करना या फिर घटाना, कम करना किसी भी चीज को, हम बुक की डेफिनेशन है उससे समझते हैं। समास जो है, समास शब्द को दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बनाया गया है। कैसे? सम का मतलब है संक्षिप्त और आस का मतलब है कथन। कथन शब्द, उसको छोटा करना। अब देखो, संक्षिप्त कथन या शब्द, पहले हम ये समझते हैं, ये तो हम समझ ही चुके हैं कि समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, शब्दों को जो है वो छोटा किया जाता है, कम किया जाता है। तो समास एक्चुअल में है क्या? समास जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द जो हमारे सामने आता है, उसको हम कहते हैं समास। कोई भी 2-3 शब्द मिला के उनको जोड़ने के बाद उसका जो एक छोटा शब्द निकल कर आता है वो है समास। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। अगर हम यहाँ बोले कि राजा का पुत्र, तो हमारे पास ये 3 शब्द होंगे। राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र 3 शब्द है। लेकिन जब हमें इसका समास बनाना हो, समास देखना हो, कैसे इसका संक्षिप्तीकरण होगा, तो इसका बन जाएगा राजपुत्र। तो जहां पे 3 शब्द थे वहां 3 का एक बन गया। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है राजा का। 3 शब्द है हमारे पास, एक राजा है, दूसरा का है, तीसरा कुमार है। लेकिन इनका जब समास देखते हैं, जब इसका संक्षिप्तीकरण होगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ राजकुमार। अब 3 शब्दों का हमने एक नया शब्द बना दिया। अब धर्म का ग्रंथ है, ये भी हमारे पास 3 शब्द है। 3 शब्द को हमने क्या कर दिया, उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया, तो वो रह गया खाली धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाले की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल में आपके पास है 1, 2, 3, 4, आपके पास 4 शब्द थे। रचना को करने वाला या रचना को रचने वाला, ऐसे भी हम कहते हैं। तो उसका जो आपके सामने निकल के आएगा संक्षिप्तीकरण, वो हो जाएगा रचनाकर। तो गाइज, आपने देखा कैसे हम 4 शब्द को, 5 शब्द को, 3 शब्द को जोड़ के उस नया शब्द बना देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं समास। तो समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना, दो अधिक शब्दों के मेल से जो नया नवीन सार्थक शब्द हमारे पास निकल कर आता है, वो कहलाता है समास। तो समास को, इसको आगे पढ़ने से हम कुछ, हमारे पास चीजें होती हैं जिनको हमें थोड़ा समझना होता है कि समास में समस्त पद और समासिक पद क्या होता है। ठीक है, समास में समस्त पद और समासिक पद जो होता है वो समास के नियमों से बना शब्द होता है। समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है, मतलब समास के नियमों से जो बना शब्द होता है। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास शब्द बने हैं ना, तो इसको जब हम समास के नियमों से जो भी शब्द हमारे पास बनेगा वो समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। और जब हम बात करते हैं समास विग्रह की, तो समास विग्रह क्या होता है ये भी समझते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया जो है वो समास विग्रह या विकास कहलाती है, सॉरी व्यास कहलाती है। तो मतलब कहने का क्या है
कि जो समास के पद है उन सभी पदों को जब हम अलग अलग करते हैं तो वो समास विग्रह हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पे, नील कमल है हमारे पास एक शब्द, नील कमल का विग्रह आएगा नीला है जो कमल। ठीक, मतलब जैसे हमने पहले समझा हमारे पास शब्द था राजपुत्र, तो हमने उसको किया राजा का पुत्र। वैसे ही हमारे पास अभी शब्द है नीलकमल, तो इसका हमने जब विग्रह करके आता नीला है जो कमल। और यहाँ पे आपके पास एक और शब्द है चौराहा, चौराहा का विग्रह है चार राहों का समाहार। अब गाइस अगर हमें किसी से कोई बात करनी है, हमें अगर बोलना है कि आपको कोई व्यक्ति है जो वो चौराहे पर मिलेगा, तो गाइस हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना आपको कोई व्यक्ति चार राहों के समूह पे मिलेगा, तो कितना ऑड लगेगा, कितना अटपटा सा लगेगा। तो इसीलिए हम जो है इसको क्या कर देते हैं, इसका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं। इसके संक्षिप्तीकरण करने से हमें क्या है, एक ही शब्द निकल के आता है जिसे चौराहा। तो अगर मैं किसी को बोलूंगी चौराहा, तो वो सामने वाला इजीली समझ जाएगा कि चौराहा ऐसी जगह होती है जहां से चार रास्ते निकलते हैं, चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह। सो गाइज ये आपको समझ आ गया। और दूसरा एक और चीज होती है, ये आपको समझनी है, संधि जो है वो क्या करती है, जोड़ती हैं किसी को। और समास जो है, समास विग्रह है, समास विग्रह जो है वो तोड़ता है किसी को। तो ये चीज को आपने समझना है। अब हम समास रचना की बात करें तो समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। आपने अभी तक सुना होगा पूर्व पद और उत्तर पद, वो क्या होता है आज ये भी हम क्लियर करेंगे। पहला जो पद होता है, पहले वाले को पूर्व पद हम कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे राजपुत्र है ना, राजपुत्र में पूर्व पद जो है वो है आपका राज, पूर्व पद में पहले वाला। अब देखो ये पहले वाला कौन सा है, राज है आपके पास यहाँ पे, ठीक। और उत्तर पद जो है, उत्तर पद क्या है आपके पास, पुत्र। ठीक, तो बस इसको समझने में तो कोई परेशानी ही नहीं है। पहले को पूर्व पद कहा जाता है और बाद वाले को उत्तर पद कहा जाता है। तो समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां भी लुप्त हो जाती हैं। जैसे हम राजा का पुत्र बोलते हैं ना, तो राजा का पुत्र में से जब हम इसका समास देखेंगे तो ये हो जाता है राजपुत्र। अब ये राजपुत्र हो गया ना, ये का जो था ना, का एक विभक्ति है, तो वो यहाँ पे लुप्त हो गई है। अब यहाँ जो है का विभक्ति जो है वो लुप्त हो गई है। और इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। देखो काठ की पुतली, काठ जो है, काठ की पुतली लिखा है ना यहाँ पे। अब विकार कैसे होता है ये देखना, यहाँ पे लिखा है सिर्फ कठपुतली। तो गाइस समझना है कि जब इसका हमने संक्षिप्तीकरण किया तो ये काठ की पुतली काठ पुतली नहीं हो गई, कठपुतली हो गई। अब यहाँ पे जो काठ के का था ना, का सिर्फ कौ रह जाता है। आपने देखा ना, यहाँ है काठ की पुतली और यहाँ पे जो है ये क्या बन रहा है, सिर्फ कठपुतली। उसी तरह दूसरा देखिए, घोड़े का सवार। अब घोड़े का सवार है, जब हम इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो ये रह जाएगा सिर्फ घुड़सवार। तो घुड़सवार को हमने जो जहाँ गो की मात्रा लगी थी वहां पे केवल गु की मात्रा आ गई है, तो वो बन जाता है घुड़सवार। तो कुछ जो बातें थी महत्वपूर्ण वो समझनी थी, वो यही थी। एक तो समास क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, संक्षिप्त शब्द होता है। और छोटा जहां हम करते हैं, जहां घटा देते हैं चीजों को, चार पांच शब्दों का हम एक शब्द बनाते हैं और वो नवीन शब्द हमारे पास निकल के आता है, वो हो जाता है आपका समास। अब समास पद में समासिक पद और समास पद क्या होता है, वो समास के नियमों से बना शब्द समासिक पद और समासिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह जो है वो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने देखा था नीलकमल, नील कमल का जब हमने विग्रह किया तो नीला है जो कमल। अब एक शब्द के जब हम चार टुकड़े करेंगे अलग अलग तो वो समास विग्रह होगा। जब हम इसको जोड़ेंगे वो समास का संक्षिप्तीकरण हो जाएगा, एक नवीन सार्थक शब्द हमारे पास आ जाएगा। पूर्व पद और उत्तर पद को भी हमने जान लिया।
जो पूर्व पद है पहला शब्द होता है, जैसे राजपुत्र हमारे पास है, राज और पुत्र दो शब्द हैं। राज पूर्व पद है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है, तो ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया। सो गाइस, अब हम बात करते हैं समास के जो भेद है, भेद की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए गाइस, समास के जो भेद है, एक्चुअल में जो समास के भेद थे वो आपके चार भेद थे, जो प्राचीन टाइम से चले आ रहे, लेकिन नए में क्या कर दिया गया, इसमें द्वंद और कर्मधारय, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद, इनको ले लिया। अब कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष समास से ही का ही एक भेद माना गया है, और द्विगु भी जो है वो इसी का ही एक भेद माना गया है। लेकिन अगर हम बात करें आज के मॉडर्न टाइम की, तो गाइज इसको हम चार नहीं, इसको हम छह कहते हैं। छह भेद हम मान के चलते हैं समास के। अव्ययभाव समास, जिसको हम एडवर्बियल कंपाउंड भी कहते हैं, तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, कर्मधारय समास जो है वो है ओपोजिशनल कंपाउंड, न्यूमेरल कंपाउंड, द्वंद समास, कॉपुलेटिव कंपाउंड, एंड आपका बहुब्रीहि समास जो है एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि छह भेद है हमारे, कौन कौन से, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद और बहुब्रीहि। अब गाइस हम देखते हैं जो पदों की प्रधानता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पूर्व पद का प्रधान होता है, यही चीज है जो समझने वाले हैं। पूर्व पद जिसका प्रधान हो वो है अव्ययभाव। पहला पद जिसका प्रधान हो, पूर्व पद मतलब पहला शब्द जिसका प्रधान हो वो अव्ययभाव है। उत्तर पद जिसका प्रधान वो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जिसका आखिरी लास्ट वाला, जैसे हमने राजपुत्र किया था ना, तो जिसका पूर्व पद प्रधान है वो अव्ययभाव समास है, जिसका उत्तर पद प्रधान है वो आ जाता है तत्पुरुष का कर्मधारय और द्विगु और तत्पुरुष समास। अब जिसके दोनों पद प्रधान आपका हो जाता है द्वंद। ठीक, दोनों पद अप्रधान, अप्रधान हो गए, इसमें से कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होगा, वो है आपका बहुब्रीहि। तो गाइस अगर किसी को थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हुई इस चीज की, तो सिर्फ इतना सा अगर आपकी समझ में आ गया है, तो समझ लीजिए पूरा का पूरा समास जो है आपकी समझ में आ गया है। छह हमारे पास केवल वो है समास है जिसमें से अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद और बहुब्रीहि है। तो गाइस जो तत्पुरुष है उसके कर्मधारय और द्विगु दो भेद है, तो ये तो आपको वैसा ही होगा जैसा तत्पुरुष है, क्योंकि इसी के भेद है। आज के टाइम पे इसको अलग किया गया है। और फिर बचे हमारे तीन, ये हो गए तीन बचे, तो तीन हम आपके पास लेके आते हैं। ये देखो तीन ये है, जिसमें पूर्व पद प्रधान है वो अभिभाव है, जिसका उत्तर पद प्रधान है वो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु है, जिसका प्रधान है पहला भी और दूसरा भी, पूर्व भी और उत्तर भी, वो द्वंद है, जिसका दोनों प्रधान नहीं है, दोनों को जोड़ के कोई तीसरा ही उसका उत्तर निकल के आ रहा है, तो तीसरा अर्थ जहां पे निकल के आ रहा है उसका तीसरा अर्थ प्रधान है, वो आपका बहुव्रीहि है। तो एक एक को समझते, देखिए अव्ययभाव की बात करें जिसका पूर्व पद प्रधान है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे देखो पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर और आदि। अब आप देखिए इस तरह से जिसका पूर्व पद प्रधान है, जैसे प्रति और दिन। अब देखो इसका पहला जो है प्रति पूर्व पद है, दिन जो है आपका उत्तर पद है, तो प्रति दिन समस्त पद, इसका समस्त पद मतलब पूरा पद जो ये हो गया प्रतिदिन हो गया, और आगे इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्येक दिन। तो गाइस बहुत इजी है। आ जन्म, आ पूर्व पद है, जन्म जो है उत्तर पद है, जब हम इसका समस्त पद देखेंगे तो वो हो जाएगा आ जन्म। जब हम इसका विग्रह देखेंगे समास का, तो जन्म से लेकर। तो गाइस एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, अगर आपके पास आ जाएगा जन्म से लेकर में क्या है, समास कौन सा है, जन्म से लेकर मीन्स आजन्म, तो आप बोलेंगे इसका आजन्म का पहला पद प्रधान है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, अव्ययभाव।
ठीक। या कई बार भी आता है कि यथा संभव है, या आजन्म में कौन सा समास है। तो अव्ययभाव जो इसका पहला पद प्रधान है, तो गाइस बहुत इजी है। अनु, अनु का पहला पद प्रधान है, रूप की योग्य। भरपेट, भरपेट का पहला पद प्रधान है, पेट भर खाना। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आपने इसको समझना है। और इसमें देखो से, के, अब क्या देखना है इसमें, विभक्त जो क्या चिन्ह, वो भी इसमें लोप हो जाता है। कैसे, अब यहाँ समझना है गाइस, ये देखिए पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो हमने देखा अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास में हमने क्या देखा कि जो इसका पहला पद है वो प्रधान है। कहीं पे भी अनु आए, आ आए, प्रति आए, भर आए, यथा आए, या फिर यावत और हर आए, तो समझ लीजिए ये आपका अव्ययभाव समास है, क्योंकि इसका पहला पद प्रधान है। Guys, अब बात करते हैं हम दूसरे, जो कि है हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष में हमने अभी देखा था कि इस पद का जो है बाद का जो पद है उत्तर पद, वो प्रधान है, दूसरा शब्द। ठीक, और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाता है। जैसे कि राजा का पुत्र, राजकुमार, और इसमें का विभक्ति जो है वो लुप्त हो रहे हैं। धर्म का ग्रंथ, अब ग्रंथ क्या है, इसका आखिरी पद है, तो का प्रधान है। रचना को रचने वाला, रचनाकार। तो गाइस जिसका अंतिम पद प्रधान हो वो आपका तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास के भेद में विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद है। अब कौन कौन से है वो, कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, इसके साथ साथ आपका अपादान के साथ साथ जो है और अधिकरण तत्पुरुष है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है। अभी हम इसको एक एक को आराम से पढ़ेंगे। अब देखो कर्म तत्पुरुष की बात करें तो ये द्वितीय पुरुष होता है। पहला कर्ता होता है, दूसरा कर्म होता है। ठीक है, तो कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान। इस तरह से हम बचपन में जब स्कूल में कभी होते थे तो हम इस तरह से जो है कारक पढ़ते थे। कारक के ही ये सारी चीजें हैं। तो कारक के अंदर अगर तत्पुरुष की बात करें तो कर्म तत्पुरुष जो है इसका पहला भेद है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति जो है का, सॉरी जो को है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की जो सॉरी गाइस को विभक्ति है वो यहाँ पे जो है वो लुप्त हो गई है। जैसे विग्रह देखें इसका, गाइस आप देखिए, सॉरी गाइस थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको लेके माफ कीजिएगा। हाँ जी, गगन को चूमने वाला, देखिए गगन को चूमने वाला 4 अक्षर हमारे पास यहाँ पे है। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला जो है इसको हम कहते हैं गगनचुंबी। अब देखिए विग्रह जो है हमने किया है वो 4 शब्दों में है, गगन को, चूमने और वाला। अब अगर हम समस्त पद देखें, पूरा इसको जोड़ के देखें तो ये गगनचुंबी हो जाता है। दूसरा देखिए, यश को प्राप्त, अब इसमें को विभक्ति यहाँ पे लुप्त हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपका यश प्राप्त रह जाता है। देखो चिड़ियों को मारने वाला जो है वो चिड़ी मार कहलाता है। ग्राम को गया हुआ ग्रामगत हो जाता है। रथ को चलाने वाला रथ चालक हो जाता है। जेब को कतरने वाला जेब कतरा हो जाता है। तो गाइस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जहां पर कर्म तत्पुरुष हो वहां पर उसकी जो को विभक्ति है वो वहां से लुप्त हो जाती है। और गाइस इसका जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है। दूसरा करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो इसमें तृतीया तत्पुरुष, यानी इसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है। सो गाइस विग्रह देखिए और समस्त पद देखिए। अगर हम विग्रह की बात करते हैं तो हमारे पास जो है इसके 3 शब्द है, करुणा से पूर्ण। तो अगर हम इसका समस्त पद देखिए पूरा तो वो जाता है करुणापूर्ण। भय से आकुल, व्याकुल। रेखा से अंकित, रेखांकित।
शोक से ग्रस्त, शोकाग्रस्त, मद से अंधा, मदान, मन से चाहा, मन चाहा, दल से दलित, पद से दलित, पद दलित, सूर द्वारा रचित, सूर रचित। सो गाइस, ये इसमें आपका से और द्वारा जो है यहाँ पे लोप हो रही है। ये जो विभक्ति है से और द्वारा, ये इस पे यहाँ पे लोप हो रही है। अब देखिए तीसरा जो है संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी पुरुष हम इसको कहते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए जो के लिए है आपका, वो लुप्त हो जाता है। जहां पे भी के लिए आएगा, देखिए प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ पे समस्त जब पद जब हम देखेंगे तो ये सिर्फ प्रयोगशाला रह जाता है, के और लिए इसमें से हट जाता है। सम्मान के लिए घर, स्नान घर, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला, देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, और हाथी के लिए कड़ी, हथकड़ी। इसी तरह से अगर हम अपदान तत्पुरुष की बात करें तो अपदान तत्पुरुष की जो से विभक्ति है वो उसमें से लुप्त हो जाती। कैसे? धन से हीन, धनहीन हो जाता है। पद से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो जाता है। पद से च्युत, पद च्युत हो जाता है। देश से निकाला, देश निकाला हो जाता है। ठीक है, इसी तरह गुण से हीन, गुणहीन हो जाता है। पाप से मुक्त, पाप मुक्त हो जाता है। सो गाइस, आप देखें कि एक एक चीज इसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद अपदान के बाद अगर हम देखें तो अगला है संबंध तत्पुरुष। पांचवा भेद जो है तत्पुरुष का वो है संबंध तत्पुरुष, जिसमें षष्ठी तत्पुरुष होती है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति जो का के की होती है या वो लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया, इसमें राजा का पुत्र से संबंध बताया गया है। राजा की आज्ञा की जो है यहाँ से लुप्त हो रहा है। पर के अधीन, पराधीन के यहाँ से गायब हो रहा है। राजा का कुमार जो है वो राजकुमार। तो इसी तरह से देश की रक्षा, देश रक्षा, शिव का आलय, शिवालय, ग्रह का स्वामी जो है ग्रह स्वामी है, विद्या का सागर, विद्या सागर। तो इस तरह से ये थे आपके क्या, तत्पुरुष के भेद। और अगर अगला भेद हम देखें, आखिरी जो हमारे पास रहता है वो है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जो है, अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति में और पर, ये दोनों जहां पे में आए हो और पर आए हैं वो दोनों लुप्त हो जाता है। कैसे? शोक में मग्न, शोक मग्न, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, आप पर बीती, आप बीती हो जाती है। लोक में प्रिय, लोकप्रिय, आनंद में मगन, आनंद मगन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, तत्पुरुष समास जो है इसके 6 भेद हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखो नोट यहाँ पे आपको दिया है, जो तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी है, जिसमें से एक तो नंद समास जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कर्मधारय भी जो है वो तत्पुरुष का ही भेद है, और द्विगु भी जो है वो तत्पुरुष का ही भेद है। तो आप देखें, हम देखते हैं इसको भी। कर्मधारय और नन की अगर हम बात करें तो नन हम सबसे पहले देख लेते हैं। नन समास क्या है? जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक यानी नकारात्मक शब्द, नेगेटिव शब्द जैसे अ, अन, न, गैर और ना, नहीं वाली, नकारने वाली बात जहां पे भी आए, नकारात्मक शब्द जहां पर भी आए, वो आपका नन समास है। जैसे अधर्म, ना धर्म, अयोग्य, ना योग्य, अनहोनी, ना होनी, अनाचार, ना आचार, अनावश्यक, ना आवश्यक, अनिष्ट, नौ इष्ट, नपुंसक, नौपुंसक, गैर वाजिब, जो वाजिब ना हो, ना पसंद, जो पसंद ना हो, है ना, तो ना मर्द, ना लायक। इस तरह से जिसके आगे ना, ना और अ आ जाए, समझ आइए जहां पे नकारात्मक बात हो रही है, निषेध सूचक है, जहां पे नहीं वाली बात है, वो नन समास है, जो कि तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। अब बात आती है कर्मधारय की। कर्मधारय समास जो है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था कि जिस समस्त पद का उत्तर पद, बाद का पद प्रधान हो, वो आपका कर्मधारय समास है। तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय और विशेषण एंड विशेष संबंध हो, वो कर्मधारय कहलाता है। कैसे? उपमान भी हो, विशेषण भी हो और विशेष्य भी हो। अब देखो एग्जाम्पल, पहचान क्या है आपके कर्मधारय समास की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे।
विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है, जो और के समान है, ये दो चीजें आ जाए, कहीं पे है जो आ जाए या फिर के समान आ जाए, तो समझ जाइए आंख बंद करके कि वो है कर्मधारय समान। जैसे विग्रह की अगर हम बात करें तो विग्रह में हमारे पास है कमल के समान चरण, तो यह है चरण कमल, समस्त पद है। के समान आ रहा है तो कनक की सी लता, कनक लता। कमल के समान नयन, कमल नयन। ठीक है। अब है जो का एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि है जो का एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं गाइस इसमें। लाल है जो मणि, लाल मणि। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। नीला है जो अंबर, नीलांबर। महान है जो देव, महादेव। आधा है जो मरा, अधमरा। परम है जो आनंद, परम आनंद। तो गाइस बस इतना सा याद रखना है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो और जिसके विग्रह में है जो आ जाए और के समान आ जाए, तो वो कौन सा है आपका कर्मधारय समास। अब हम द्विगु की बात करते हैं। द्विगु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विगु जो है ये जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे पूर्व पदम संख्यावाचक जिसकी काउंटिंग की जाए, नंबरिंग है जहां पे, कैसे नंबरिंग, ऐसे नहीं वहां 1 2 3 4 5 लिखा होगा, नहीं। आप बस नंबरिंग के साथ आपका पूरा सेंटेंस जोड़ा। जैसे सात, सात नंबर में आ रहा है ना। सात सिंधुओं का समाहार, सप्त सिंधु। दो पहरों का समूह, हम कहते हैं ना दो पहर हो गए, तो दो पहरों का समाहार, दोपहर। तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक। चार राहों का समूह, चौराहा। नौ रात्रियों का समूह, नवरात्र। हम कहते हैं ना नवरात्रि आ चुके हैं, नवरात्रि के व्रत भी लोग करते हैं, तो नवरात्र मतलब वो है नौ रात्रियों का समूह। सात ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि। पांच मणियों का समूह, पंचमणि। जहां पे गाइस शुरू में आपकी काउंटिंग के नंबर आ जाए या कुछ ऐसी चीजें आ जाए, तो समझ जाइए कि वो आपका कौन सा है, द्विगु समास है। अब द्विगु समास के बाद जो है आपका वो कौन सा आता है, वो आप देख लीजिए, द्वंद्व समास। पांचवा भेद जो इसका है वो द्वंद्व समास है। जैसे जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, हमने पढ़ा था दोनों पद, पहला पद भी और दूसरा पद भी, और अथवा लगता हो, वो द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर वहां पे या तो और आ जाए या एवं आ जाए या आ जाए, तो समझ लीजिए वो आपका द्वंद्व समास है। पहचानना कैसे है, दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह समझते हैं गाइस, ये सेंटर, ये जिसको हम हाइफन भी बोलते हैं इंग्लिश में, सीधा। ये देखिए, ये योजक चिन्ह है आपका। योजक का मतलब होता है जोड़ना, बस ये इतनी सी लाइन, ये आपका योजक चिन्ह है। अब यहाँ देख लीजिए आप, नदी और नाले, अब इसका और लुप्त हो रहा है लेकिन यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह के दौरान हम इसको लिखेंगे नदी और नाले, लेकिन जब हम समस्त पद देखेंगे तो नदी और नाले हम ऐसे लिखेंगे। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। सुख और दुख, सुख और दुख। देश और विदेश, देश विदेश। राजा और प्रजा, राजा प्रजा। नर नारी, नर नारी। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। माता और पिता, माता पिता। तो इसमें आपका जो या, एवं और अथवा और आता है वो लुप्त हो जाता है, उसके सब जगह पर आपका योजक चिन्ह आ जाता है। तो ये आपकी पहचान है द्वंद्व समास की। तो गाइज अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि, जो छठा समास है आपका। बहुव्रीहि समास जो है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद को जोड़ने पर तीसरे पद और संकेत करते रहते हैं। तीसरा पद जो निकल कर सामने आता है उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो मतलब जिसके दो जो है वो प्रधान नहीं है, दोनों को जोड़ के कोई तीसरा ही पद जो निकल के आता है वो पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ हमारे पास है, नीलकंठ है। नीला है कंठ, जिसका अर्थात वो क्या है, शिव। तो यहाँ पे ना तो नीलकंठ पे हमने फोकस किया और ना ही नीला है कंठ जिसका, तो हमारे पास इसका जो तीसरा ही अर्थ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है शिव।
तो शिव इसमें प्रधान है। अब यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव को संकेत किया है, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है। कैसे? लंबोदर, समस्त पद इसका है लंबोदर। अगर हम इसके विग्रह की बात करें तो लंबा है उधर जिसका, वो है गणेश। तो इसमें तीसरा ही जो शब्द निकल के आ रहा है वो गणेश है। दश आनन, 10 है आनन जिसके, जिसके 10 आनन है, वो है रावण। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, वो है विष्णु। जिसके पानी मीन्स हाथ, जिसके हाथ में उंगली में चक्र है ऊपर, वो है विष्णु। तो यहाँ पे तीसरा ही अर्थ विष्णु निकल के आ रहा है। महावीर, महान वीर है जो, वो आ रहा है हनुमान। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, वो आ रहा है विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, वो है प्रधानमंत्री। तो गाइस इसी तरह आपके पास ये सारे एग्जाम्पल है जिसके दोनों पद प्रधान नहीं है और दोनों को जोड़ के तीसरा कोई नया शब्द निकल के आए, वो आपका होता है बहुव्रीहि समास। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास है उनके बीच में जो अंतर है वो क्या है। अब देखो, इन दोनों समासों में जो अंतर है उसको समझने के लिए इसके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद जो है विशेष्य और उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील जो है वो क्या है, विशेषण है। नीलापन उसके जो है वो विशेषता है, तथा गगन जो है वो उसका विशेष्य है। मतलब जिसकी विशेषता हम बताते हैं, हम गगन की विशेषता बता रहे हैं ना कि वो गगन नीला है, तो जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य हो जाता है और जो विशेषण है वो आपका नील है। तो हम गगन की विशेषता दे रहे हैं कि गगन कैसा है, वो नीला है, तो नील गगन इसलिए हमने कहा। इसी तरह चरण कमल में चरण जो है वो उपमेय है और कमल जो है इसमें उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण जो है कर्मधारय समास के ही हैं। और बहुव्रीहि समास जो है उसमें समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य बताता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात वो है कृष्ण। यहाँ चक्रधर कृष्ण का विशेषण है। अब नीलकंठ जो है, नीला है जो कंठ, वो हो गया कर्मधारय समास। अब नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो हो गया शिव। तो शिव के समान समझना कहते है जो, जहां पर आए सिर्फ है जो आए, अभी हमने पढ़ा था वो कर्मधारय समास है। जिसका इस तरह से नीला है कंठ जिसका, जिसकी बात करें विशेष्य और विशेषण हो, वो फिर वहां पे शिव हो जाता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। लंबोदर, मोटे पेट वाला, ये है आपका कर्मधारय समास। लंबोदर है जिसका उदर बड़ा है, मोटे पेट वाला मतलब। अब लंबोदर दूसरा समझे तो लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश बहुव्रीहि समास। अब देखो लंबा है उधर जिसका वो भी है आपका लंबोदर ही, और मोटे पेट वाला वो भी है लंबोदर ही। जब मोटे पेट वाले की बात आए तो उसमें कर्मधारय है, और जब हम लंबोदर की बात करते हैं कि लंबा है उधर जिसका, तो वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। सो गाइस ये थे 6 भेद। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास के बीच का। अब देखो द्विगु है, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक, अभी हमने देखा था, और दूसरा पद जो है वो क्या है, विशेष्य होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज और चतुर्भुज में हम एग्जांपल देखें। देखो एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं का समाहार, तो ये हो जाता है द्विगु समास। लेकिन दूसरा चतुर्भुज जो है, 4 है भुजाएं जिसकी, उसका उत्तर हो जाता है विष्णु। ये है बहुव्रीहि समास। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, पंचवटी। पंचवटी अगर हम बोलते हैं सिंपल, तो पंचवटी है वो वटों का समाहार, इसमें है द्विगु समास। लेकिन पंचवटी 5 वटों से घिरा एक निश्चित सेल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वो स्थान जहां बनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, वो है बहुव्रीहि समास। अब दशानन को भी देख लेते हैं। दशानन 10 आननों का समूह जो है वो है द्विगु समास। लेकिन दशानन 10 आनन है जिसके, अर्थात
रावण, बहुव्रीहि समास। तो गाइज ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। और द्विगु जो है, द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह द्विगु समास, चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह द्विगु समास। अब कर्मधारय को देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम वो है आपका कर्मधारय समास। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल वो है कर्मधारय समास। तो गाइज ये एग्जाम्पल था आपका, अंतर जो था आपका द्विगु और कर्मधारय के बीच में। अब अगला देखें तो इसमें संधि और समास में अंतर बताया गया है। संधि जो है अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान है, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है। देखो, संधि का अर्थ भी मेल होता है और समास का अर्थ भी मेल ही होता है, पर दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। कौन सी है वो देखते हैं। संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। वर्ण शब्द तो एक एक वर्ण, एक एक अक्षर, तो संधि वर्णों का मेल है और समास जो है वो शब्दों का मेल है। संधि में हम ओ आ ई यू ए आई ओ औ इस तरह से जो भी शुरू के वर्ण हो रहे होते हैं, स्टार्ट हो रहे होते हैं, सिंगल सिंगल शब्द वो जोड़ते हैं। लेकिन समास में हम पूरा शब्द जोड़ते हैं, जैसे राजा का पुत्र। अब संधि जो है, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है। सॉरी गाइस, थोड़ा गला खराब है इस करके थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। जैसे विद्या जमा आलय का विद्यालय हो जाता है और राजा का पुत्र का राजपुत्र हो जाता है। अब देखो, विद्या जमा आलय में विद्या और आलय दोनों शब्द, यहाँ पे कुछ भी लोप नहीं हुआ है, दोनों की संधि हो गई। लेकिन राजा का पुत्र है, राजा के पुत्र का का जो है यहाँ पे लुप्त हो गया, तो ये रह गया समास। तो गाइस आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद हम कहते हैं। कोई भी शब्द हम अलग अलग करते हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाता है, लेकिन समास के पदों को अलग करने को हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक। अब समास निर्णय की समस्या देखो, ये मैं कहा था कि कक्षा के अंत में मैं ये बताऊंगी आपको, अभी जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। सो गाइस, इसमें अगर मैं बात करूं, आप यहाँ देख सकते हैं, जब परीक्षक जो है वो शब्द देते हैं और उसमें समास को चिन्हित करने के लिए परीक्षार्थी के सामने जो शब्द आते हैं, समास निर्णय की समस्या उसी टाइम तुरंत खड़ी उठ जाती है। कैसे? कारण यह है कि समास जो है वो विशेष का निर्णय विग्रह से होता है। परिमाणतः परीक्षार्थी जो है वो शब्द का कोई भी विग्रह करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाता। कैसे? देखो, आगे समझते हैं इसको उदाहरण से। अब अगर आपके पास विद्याधन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, समझना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास विद्याधन आ जाता है तो विद्याधन जो है, विद्याधन का 6 तरह से विग्रह किया जाता है। कैसे कैसे समझना है। सबसे पहले विद्या से, अब विद्या के द्वारा, है ना। विद्या से अर्जित धन, मतलब विद्या के द्वारा अर्जित धन। तृतीय पुरुष, विद्या के लिए धन, अर्थात चतुर्थी पुरुष। विद्या का धन, षष्ठी पुरुष। विद्या का विद्यारूपी धन, कर्मधारय। विद्या और धन, द्वंद्व विद्या। विद्या है धन जिसका, वह है सरस्वती। तो आप देखिए, आप कैसे इसमें जो आपका तत्पुरुष समास है वो पूरा आ गया। कैसे? विद्या से जब हम बात करेंगे, विद्या से अर्जित धन में आपका के द्वारा आ रहा है। तृतीया तत्पुरुष, विद्या के लिए धन अगर हम बात करें तो चतुर्थी तत्पुरुष है। विद्या का धन, षष्ठी तत्पुरुष, विद्यारूपी धन, कर्मधारय। विद्या और धन द्वंद्व विद्या है, और धन जिसका है, विद्या है धन जिसका, वह है सरस्वती। तो गाइज इस तरह से जो है आपका ये 6 प्रकार से इसका विग्रह किया जाता है।
बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में आपका किस तरह से इसका विग्रह होगा? विद्या है धन जिसका वह सरस्वती, तीसरा ही शब्द बहुव्रीहि का पहला और दूसरा शब्द दोनों ही प्रधान नहीं होती, तीसरा शब्द निकल के आ रहा है सरस्वती, तो ये है बहुव्रीहि। अब विद्या और धन बात करेंगे, अब यहाँ पे योजक चिन्ह जो है वो आ जाएगा और हट जाएगा, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। विद्या का धन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे का जो है वो लुप्त हो जाता है, ये विद्या धन रह जाएगा। जब हम विद्या रूपी धन करेंगे फिर वो कर्मधारय हो जाएगा, फिर ये कर्मधारय में विद्या धन विद्या रूपी धन हो जाएगा। ठीक है, और विद्या के लिए धन ये चतुर्थी तत्पुरुष है, और विद्या के द्वारा अर्जित धन ये आपका जो है कौन सा आ जाता है? तो ये देखिए विद्याधन का कितनी तरह से, 6 तरह से यहाँ पर विग्रह किया गया है। विद्या के द्वारा अर्जित धन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। विद्या के लिए धन हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। विद्या का धन जो है वो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ये भी तत्पुरुष ही रहेगा। विद्या रूपी धन जहाँ पे आएगा तो ये कर्मधारय हो जाएगा। विद्या और धन होगा जहाँ पे वो द्वंद्व समास हो जाएगा। विद्या है धन जिसका वो है सरस्वती, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। इसी तरह से हम सत्यव्रत का एग्जाम्पल भी देखते हैं। सत्यव्रत का भी 4 तरह से विग्रह किया जा सकता है। जैसे सत्य का व्रत तत्पुरुष में आ जाएगा, सत्य ही व्रत कर्मधारय हो जाएगा, सत्य और व्रत द्वंद्व हो जाएगा। अब इसका जो है आपका गाइज वह है व्यक्ति, अर्थात सत्य जिसका व्रत है वह व्यक्ति है हरिश्चंद्र बहुव्रीहि। तो गाइज इस तरह से जो है इसका अलग अलग तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं। अब परीक्षक जो है, परीक्षक प्रश्न में स्वतंत्र शब्द की जगह वाक्य में प्रयुक्त शब्द यानी पद के समास बताने को कह देता है। समस्या फिर वहीं खड़ी हो जाती है। अब ये देखिए क्योंकि वाक्य में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो सीमित होकर पद बन जाते हैं, और पद का एक ही विग्रह होगा, यानी दुविधा जो है द्विविधा की स्थिति में रहेगी। कैसे? जैसे बसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा की जाती है। अब बसंत पंचमी के जब जब विद्याधन, अब देखो विद्या और धन दोनों ही प्रधान ना मानकर तीसरी की बात हो रही है, विद्याधन की पूजा की जाती है। तो विद्याधन की पूजा कौन है आपकी? वो सरस्वती है। तो विद्या है धन जिसका वो है सरस्वती, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। दूसरा देखिए, विद्याधर शर्मा की समृद्धि का राज विद्याधन ही है। तो अब विद्या से अर्जित धन वो तत्पुरुष हो जाएगा। विद्याधन विद्यारूपी धन कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखो विद्याधन की चाह रखने वाले को विद्याधन की पूजा करनी चाहिए। अब देखो विद्याधन की चाह रखने वाले को विद्याधन की पूजा करनी चाहिए। तो इसमें भी जो है विद्या है धन जिसका, और अर्थात सरस्वती बहुव्रीहि समास दोनों है। ठीक है, तो अब ये बहुत इजी हो गया समझना। अब देखिए तीसरा, इसका जो एग्जाम्पल निकल के आता है, मैंने एक पीताम्बर खरीदा। पीला वस्त्र अगर मैंने खरीदा है तो मैंने पीताम्बर की पूजा की। पीत है अंबर जिसका, तो इसमें भी क्या है आपका विष्णु और बहुव्रीहि समास आता है। तो गाइज ये समास था आपका। इसमें अगर आप सिब्रास प्रग्रह के कुछ और एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं तो काफी सारे एग्जाम्पल आपके पास है। सबसे पहले नन समास का देखिए, अगोचर नन, अचल अजन्मा, अठन्नी, अधर्म, अनंत, अनेक, अनपढ़। आगे इसको नेगेटिव फॉर्म में बताया गया, न धर्म, न अंत, न एक, न पढ़, न अभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ, अन्याय, अनुचित, अपवित्र। तो इस तरह से जो है गाइस आपका समास आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाता है। बस सिंपल शब्दों में आपने बस इतना सा ध्यान रखना है गाइस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट बताया है, इसको मैं ट्रिक का नाम नहीं दूंगी। ये कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में कि जो आपका संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, इसी के ऊपर जो है पूरा समास आपका सॉल्व हो जाता है। तो मुझे लगता है अभी आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
पूर्व पद जहाँ पे प्रधान हो वो अव्ययभाव समास है। उत्तर पद पर जहाँ पे प्रधान हो वहां पे तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये तीनों ही तत्पुरुष के भेद है, तत्पुरुष के भाग है। आगे कर्मधारय और द्विगु समझना है, लेकिन आज की डेट में इसको सेपरेट कर दिया गया है। दोनों पद जिसके प्रधान हो वो है द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान ना हो, उन दोनों में से कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, जब उनको जोड़ दिया जाए तो वो है आपका बहुब्रीहि समास। सो गाइस, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है जो आपका समास का था। मुझे लगता है शायद आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। गाइज, मैं इसी तरह से इस पे हिंदी ग्रामर की सीरीज लेकर आई हूँ। मेरी सारी जितनी भी क्लासेस रहती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। जो बच्चे मुझसे मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके बताती हूँ, और उसके साथ साथ उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यूज वर्कशीट भी लेकर आती हूँ, ताकि अगर कुछ बच्चे का सेंटेंस में छूट जाता है, अगर कुछ बच्चे का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में छूट जाता है, जब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, अगर कॉन्सेप्ट में कोई चीज हमारी रह जाती है तो हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं आगे, जब आपका एमसीक्यू सीरीज आ जाती है। तो गाइज, आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। आपको कोई डाउट रहता है, आपको कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी हिंदी ग्रामर के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए, इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के लिए और कंप्यूटर क्लासेस के लिए हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं एस्पायर ब्रेन चैनल पे। सो गाइज, आप उन क्लासेस के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा संधि भी हो सकता है, और इसमें छंद या कारक भी हो सकता है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।